Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Gina, your educator, hoping that you all are doing well. Lastly, we have learned about sexual reproduction in plants. I'm sure you have watched that videos. अगर अभी भी आप लोगों को किसी को कोई questions हैं, please feel free to ask your questions in the comments below. And अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, so I request you to please go and watch that video firstly. I have put the link in the description also. And today, in this video, you will be learning a very important topic and its name is sexual reproduction in humans. I guarantee you आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगा ये वीडियो. बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा. So without wasting any more time, let's get started. Now firstly, let's quickly recap what is the definition of the sexual reproduction. It is the process which involves the fusion of the gametes or the sex cells which result in the formation of the zygote. ये आप सब पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट? ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डॉटर सेल्स बन रहे थे, दे वर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, बिल्कुल कार्बन कॉपी थे, जेरोक्स कॉपी थे. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं है. आप अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं हो. इवन आप अपने सिबलिंग से भी इतने ज्यादा आइडेंटिकल नहीं हो. यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, राइट? तो उसमें क्या है, वेरिएशंस आती हैं. हम कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता जैसा और सेक्सुअल में होता है. वो क्यों जरूरी है वो हम देखेंगे आगे वीडियो में. मैं पूरी वीडियो में जो वर्ड्स यूज करने वाली हूँ, लेट्स हैव क्विक रिव्यू ओवर दैट, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आ पाएगा. सो द फर्स्ट वन इज दी गैमेट्स, सेक्स सेल्स और द जर्म सेल्स. गैमेट्स को और क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स, जिसकी मैं बार बार बात करी हूँ एक्चुअली है क्या. सो गैमेट्स क्या है? एक ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. मेल्स के अंदर मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म सेल कहते हैं. फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट होता है जिसको एग और ओवम कहते हैं. अगर बहुत सारे हैं या प्लूरल होगा ओवम का, दैट इज ओवम. ठीक है. अब बॉडी के सारे सेल्स तो रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे, राइट? ये तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हुए. तो बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज दी सोमैटिक सेल्स. तब तक हमने ये देख लिया कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स हैं. फर्स्ट वन इज दी सोमैटिक सेल, जो कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, जनरल सेल्स हैं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज दी सेक्स सेल्स और दी जर्म सेल्स. जर्म्स, ये जो गैमेट्स हैं, ये बन कहाँ रहे हैं? ये गोनैड्स के अंदर बनते हैं. गोनैड्स क्या है? जो बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. वी ऑलरेडी नो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट? कैसे? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए. डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है. ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन करवा रहा है, राइट? तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे क्या कहा जाता है? गोनैड्स. ठीक है. मेल के अंदर गोनैड्स होते हैं टेस्टिस, जिसका प्लूरल होता है टेस्टिस. पहले चेंज है थोड़ी सी. एंड फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनैड का नाम क्या है? ओवरी. ये गोनैड करते क्या है? ये गोनैड्स ये गैमेट्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली. ठीक है. मेल गोनैड मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गोनैड फीमेल गैमेट बनाएगा इन देयर रिस्पेक्टिव बॉडीज. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इज दी डीएनए. ये आप लोग बेसिक क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम किससे बने? जीन से. और जीन के अंदर क्या होता है? डीएनए. राइट? अब डीएनए क्या है? डीएनए इज दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मटेरियल जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि ऐसा कह सकते हो कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल योर आई कलर, योर हेयर टेक्सचर. ठीक है. ये सब क्या है? दीज आर दी ट्रेट्स और दी कैरेक्टर्स जो आपको किससे मिल रहा है? अपने पेरेंट्स से मिल रहा है. मदर और दी फादर किसी से रिजेंबल कर रहा होगा, राइट? या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है. तो वो कैसे आ रहा है आपके अंदर? डीएनए के थ्रू. डीएनए किसमें है? डीएनए इज प्रेजेंट इन द जीन्स इन द क्रोमोसोम्स, राइट? तो डीएनए क्या हो गया? एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर जनरेशन. ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हमने दो तरह के सेल्स पढ़े हैं, सोमैटिक सेल्स एंड दी सेक्स सेल्स. ऐसे क्रोमोसोम भी दो तरह के हैं. सोमैटिक सेल्स के अंदर ऑटोसोम्स होते हैं. सोमैटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं. ठीक है. और जो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज 46. 46 होता है टोटल क्रोमोसोम का नंबर. डीएनए
23 पेयर में होता है, दैट इज 23 का पेयर यानी कि 46 हो गया टोटल, जिसमें से 44 नंबर ऑटोसोम्स हैं, मतलब 22 पेयर ऑटोसोम का, और जो एक पेयर बचता है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। वो XX भी हो सकता है या XY भी हो सकता है, इन केस ऑफ मेल, in case of female or the girl, and XY in case of the male or the boy respectively, right? So next comes the fertilization, that is जब both male and female gamete fuse कर जाएंगे और zygote बन जाएगा, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं fertilization। जो एक सिंगल सेल बन रहा है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, उसको बोल रहे हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर रेपिटेटिव डिविजन्स होती हैं तो वो बना लेता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, राइट। अब एम्ब्रियो और ज्यादा डेवलप होता है तो वो क्या बन जाता है, फीटस, राइट। जो एम्ब्रियो है प्रेगनेंसी के अप टू 8 वीक्स तक उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 8 वीक्स इट इज कॉल्ड एज द फीटस। जब एम्ब्रियो में और ज्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाती है तो उसको फीटस कहते हैं। फीटस क्या है, अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है। वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट the gametes, the male and female gametes are haploid in nature. Haploid means it contains only one set of chromosomes. ये जो chromosomes की हम बात कर रहे हैं ये 46 होते हैं, लेकिन gametes के अंदर इसका नंबर हाफ होता है। वो क्यों होता है हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो gametes होते हैं they are haploid in nature, that is it contains only one set of chromosome, that is 23 number, ठीक है। And zygote is diploid in nature, it is a diploid cell. That means it contains two set of chromosomes, that is N 2N, that is 2N, N plus N से 2N बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। So I'm sure कि आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि गैमेट्स क्या हैं, कहाँ बन रहे हैं गोनाड्स के अंदर, जो कि मेल फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रेजेंट होंगे। डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स दो तरह के हैं, जैसे हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स जिसके अंदर ऑटोसोम्स होते हैं, एंड सेक्स सेल्स जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन दी फीटस। ओके, सो अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर आप कह रहे हो कि अगर आप कह रहे हो कि डीएनए ने हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में हमारे पास आ गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हमने सेम ट्रेट्स अपने पेरेंट्स वाले ले लिए, तो फिर भी हम अपने पेरेंट्स से डिफर क्यों कर रहे हैं, हम उनके जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं लग रहे, उनकी कार्बन कॉपी, उनके जेरोक्स हम क्यों नहीं लग रहे हैं? उसका एक रीजन ये है कि उसका रीजन है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हो रहा है, जब ये प्रोसेस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बॉडी में, तब क्या होता है, जब हमें पता है एक मदर का सेट आ रहा है क्रोमोसोम्स का, एक फादर से आ रहा है, तो जब दोनों कंबाइन कर रहे हैं और नया सेल या नया जाइगोट बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, एक तो दो अलग अलग लोगों का आ रहा है तो वहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्लस क्या होगा, जब वो कंबाइन करता है सेल तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उस डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती है। वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस आर दी चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक या जीन्स के लेवल पे वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनने की वजह से, कि एक मेल से आ रहा है एक फीमेल से आ रहा है सेल, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशंस आ गई। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। होगा क्या जेनेटिक वेरिएशन से, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, इवॉल्व करना, मीन्स बेटर बनना। अगर सेम ही चलता रहता तो डेफिनेटली आज के टाइम तक आप प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप प्रेजेंट हो, इट मीन्स आप अभी यहाँ बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस आई हैं आपके एंसेस्टर्स से, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस जो जो आ रहे थे एनवायरनमेंट के अंदर उसमें अडेप्ट किया और वो चेंजेस आपके अंदर पास ऑन किए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि आप इवॉल्व हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा एवोल्यूशन एप से हुआ है, या एप से हुआ है, राइट। तो एप से जो एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, वो इसी जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू हुआ है, ठीक है। So that is the main and the major advantage of the sexual reproduction occurring in the humans or in the animals also. I hope this is clear to you all. So now let's move on to the next topic. आप लोगों ने ये डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि ह्यूमंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा होता है तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी बॉय एंड गर्ल, कि वो लड़का है या लड़की है, हम फिजिकली देख के उसको नहीं बता सकते
क्योंकि उसकी बॉडी ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर होती है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसके बाद आप फिजिकल डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली आप देखकर बता सकते हैं दैट ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है तब जो बॉडी होती है हमारी वो फिजिकल ग्रोथ बहुत रैपिड कर रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी से हाइट इंक्रीज हो रही है बच्चे की, राइट, बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है। लेकिन आफ्टर दैट क्या हो रहा है, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है वो जो अभी आप एनर्जी ले रहे थे, जो भी आप अच्छी चीज़ें, अच्छी डाइट ले रहे हो, एनर्जी वो जो आपकी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेच्योर करने में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब मेच्योर होने लगते हैं, वो जो ऐसी एज है जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, दैट एज इज कॉल्ड एज दी प्यूबर्टी। क्या होता है इसमें? बॉडी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो भी हमने पीछे देखा, जो क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस नाउ दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। आपने अपनी बॉडी में भी डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे हैं, बॉडी की शेप चेंज हो रही है, हेयर्स की ग्रोथ हो गई है, हाइट एकदम रैपिड इंक्रीज हुई है हाइट में, वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं ये प्यूबर्टी की वजह से आते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है at which your body starts becoming mature reproductively, means जो reproductive organs है वो mature होना start हो गए हैं। Now this is also called as the adolescence। adolescence क्या होता है? adolescence जो childhood और adulthood के बीच का पीरियड है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में टीनेजर्स भी बोलते हैं या टीनेज ग्रुप भी बोलते हैं। जो टीनेज पीरियड है 10 to 19 तक लास्ट करता है वो जनरली, और अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज दी adolescence। तो adolescence और puberty सिमिलर लगते हैं बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस इसमें। adolescence में पूरा एक फेज है चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का, वो पूरे 9 से 10 साल का, राइट। लेकिन puberty क्या है? puberty वो टाइम जब आपके ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरे मेच्योर हो चुके हैं। जनरली मेल या बॉयज के अंदर वो एज आ जाती है एट 13 to 14 ईयर्स, ठीक है, थोड़ा लेट आती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में वो आती है अराउंड 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने देख लिया मेजर चीज क्या हो रही है कि जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेच्योर हो गए। नाउ दे आर एबल टू रिलीज द गैमेट्स। गैमेट्स रिलीज कर रहे हैं बॉयज के अंदर, टेस्टिस मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि स्पर्म सेल्स बनाने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड गर्ल्स के अंदर ओवरीज मेच्योर होंगी जिससे क्या होगा, ओवा या एक्सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये जो गोनाड्स हैं ये एक चीज और रिलीज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट आर कॉल्ड एज दी सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स मेल के अंदर या बॉयज के अंदर उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करवाता है, चेंजेस लेके आएगा बॉडी में। जो चेंजेस आपको ऑब्जर्व होते हैं अराउंड अपनी बॉडी में, तो वो इस हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। एंड गर्ल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज हैं वो रिलीज करवाती है सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज दी एस्ट्रोजन, जो कि गर्ल्स के अंदर गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस लेके आएगा। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। कैसे चेंजेस लेके आएगा, किस तरह के चेंजेस लेके आएगा, लेट्स सी। तो कॉमन चेंजेस जो बहुत बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट आर हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स और इन द जेनिटल एरिया, ठीक है। स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने डेवलप होने लग जाते हैं। इससे पहले एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप लोगों को एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि जो बॉडी की, जो फेस की स्पेसिफिकली जो स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, वो सिक्रीशन स्टार्ट होती है, ऑयल सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, ठीक है, और हाइट इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गए कॉमन चेंजेस बोथ इन मेल्स, बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं जिसमें आप बॉयज एंड गर्ल्स की बॉडी के अंदर क्वाइट इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इन बॉयज बियर एंड मस्टैच आ जाएगी, दाढ़ी और मूछें आनी स्टार्ट हो जाती है, इससे पहले नहीं आ रही थी, राइट। बॉडी उनकी मस्कुलर बन जाती है, जो उनका चेस्ट या शोल्डर एरिया होता है वो ब्रॉड हो जाता है, और वेस्ट क्या होती है, नैरो होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनका अपर बॉडी ब्रॉडन होती है और वेस्ट नैरो होती है, लेकिन गर्ल्स के केस में उल्टा होता है, वेस्ट नैरो लेकिन जो उनके लोअर बॉडी पार्ट होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दी वॉइस। वॉइस डीप होती है, बॉयज की वॉइस डीप होनी स्टार्ट हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है, ठीक है। वहीं गर्ल्स की आवाज क्या होती है, हाई पिच हो जाती है, बहुत तीखी होने लग जाती है। टेस्टिस एंड पेनिस जो ऑर्गन्स थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, वो क्या एनलार्ज हो गए हैं, टेस्टिस ने स्पर्म बनाना स्टार्ट कर दिया है और टेस्टोस्टेरोन भी वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो गया है।
ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आ रहे हैं बॉडी में। गर्ल्स के अंदर क्या हुआ, ब्रेस्ट वेल्प होगी और एनलार्ज हो गई, हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है अराउंड दी थाइज और दी हिप एरिया, एंड जो वॉइस है वो क्या हो जाता है, हाई पिच हो जाता है, तीखी आवाज हो जाती है। ओवरीज एनलार्ज हो गई, ओवरीज ने एग बनाने स्टार्ट कर दिया, एग रिलीज होने स्टार्ट हो गए हैं, एंड हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि गर्ल्स में आता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, दैट इज दी मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ गर्ल्स, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी रिप्रोडक्शन, apart from the maturity of the reproductive organs, जो बाकी changes आ रहे हैं, they are called as the secondary sexual changes, means secondary changes हैं। major change तो आ गया, जो reproductive organ mature हो रहा है, enlarge हुआ और उससे secretions हो रही हैं gametes की और hormones की। secondly जो hormone जो changes लेके आ रहे हैं वो secondary changes हो गए, जैसे कि hair growth, voice में change, height में increase, ये सारी चीजें, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। हमने ये कह दिया कि प्यूबर्टी क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस वो पूरा टाइम पीरियड है फ्रॉम द एज ऑफ 10 इयर्स टू 19 इयर्स, जो टीनेज वाला ग्रुप है, जो ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, उसको एडोलेसेंस पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में, इसको थोड़ा क्लियर रखना, बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है, ठीक है। चेंजेस हमने देख लिए कौन कौन से आ रहे हैं, प्यूबर्टी आ कब रही है, बॉयज एंड गर्ल्स के केस में अलग अलग ईयर्स हैं, ठीक है। ये चेंजेस आ रहे हैं। मेजर चेंज क्या आ रहा है कि जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेजर चेंज यही आ रहा है कि ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो गए, एनलार्ज हो गए और गैमेट्स बनना स्टार्ट हो गए रिस्पेक्टिव बॉडीज में और हार्मोन्स रिलीज हुए। हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आए, जो दोनों में अलग अलग भी हैं और कुछ कॉमन भी हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच आई हैव ड्रॉन फॉर यू। इसके अंदर कुछ मेन स्ट्रक्चर जो हमने देखने हैं, द फर्स्ट वन इज द टेस्टिस। व्हाट इज टेस्टिस? इट इज द gonad or the reproductive organ which will produce the sperms and the testosterone. Sperm is the male gamete and testosterone is the male sex hormones which will bring about the secondary sexual changes in the body of the male, ठीक है। और ये टेस्टिस क्या होता है, पेयर में होता है, दो होते हैं टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है, एक स्क्रोटम नाम का स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम। ये क्या है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी आपकी वो कैविटी जिसके अंदर आपका एब्डोमेन या आपका स्टमक प्रेजेंट है, वो वाली कैविटी सारी एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाहर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होता क्या है, इसके अंदर टेस्टिस होती है। जो टेस्टिस की बात कर रहे हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, इसी स्क्रोटम, इसी सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन ये बाहर क्यों प्रेजेंट है बॉडी के, ये बाहर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके। तो स्क्रोटम क्या, वो सैक है जो कि टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखता है और उसको बाहर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि टेस्टिस अंदर होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए उसका बाहर होना जरूरी है, और बाहर है इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो इस सैक-लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि व्हाई स्क्रोटम इज प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, because testis requires temperature 2 or 3 degree lower than the body temperature for the production of sperm. Okay, so next comes the epididymis. अब sperm के, अब टेस्टिस के अंदर क्या हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। अब ये जो स्पर्म है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने मेल गैमेट बनाया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इन दी फीमेल बॉडी। जैसे हम प्लांट्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फ्लावर के केस में, कि मेल गैमेट पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, फीमेल प्लांट तक पहुंचता है या फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है, फीमेल पार्ट तक। ऐसे ही इसके केस में भी होगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर, यहाँ पे भी मैंने फंक्शन लिख दिया है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। अब स्पर्म बन गया, टेस्टोस्टेरोन तो चेंजेस लेके आएगा, ठीक है। स्पर्म क्या कर रहा है, स्पर्म जो यहाँ बना है वो कहाँ तक जाना चाहिए, फीमेल बॉडी तक। फीमेल बॉडी तक कैसे जाएगा, वो जो पैसेज फॉलो करता है, और पैसेज
के उस रास्ते में पूरे जो उसको सिक्रीशंस मिलती हैं, जो भी उसका प्रोसेस रहता है वो देखते हैं। वो सबसे पहले कहाँ जाता है? टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस क्या करता है? उस स्पर्म को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है नेक्स्ट पार्ट में। एपिडिडाइमिस है क्या? इट इज अ क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा? टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ लेके जा रहा है? नेक्स्ट पार्ट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ से एपिडिडाइमिस, जहां एपिडिडाइमिस खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज वास डिफरेंस। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके ये सारा पार्ट, दिस वन, ये सारा पार्ट क्या होता है? यहाँ तक अप टू दिस, ये सब क्या है? वास डिफरेंस। ये भी क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? एपिडिडाइमिस को इजैक्युलेटरी डक्ट से। दिस इज द इजैक्युलेटरी डक्ट। और ये क्या है? यूरेथ्रा। सो नेक्स्ट कम्स द पेनिस। व्हाट इज पेनिस? इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मस्कुलर होता है, मसल्स है, इसमें कोई बोन नहीं है, सिर्फ मसल्स का बना हुआ है ये। इट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल ट्रैक। जैसे हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था, ऐसे ही ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में पेनिस का काम क्या होता है? ये जो स्पर्म बन रहे हैं इन द मेल बॉडी, उसको ट्रांसफर करवाता है इनटू द फीमेल बॉडी। अपने आप तो जा नहीं सकते, कोई पॉलिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट का, वो जो अगर हम उसको इक्विलेट करें तो वो काम कौन कर रहा है? पेनिस। ये क्या करेगा? स्पर्म को ट्रांसफर करवाएगा इनटू द फीमेल ट्रैक ड्यूरिंग द कॉपुलेशन प्रोसेस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, होता क्या इसके अंदर? इरेक्टाइल टाइप का टिश्यू होता है। इसके बाद आता है ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस क्या है? एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस। और ग्लास पेनिस क्योंकि ये डेलिकेट, बहुत ज्यादा डेलिकेट टिश्यू है, डेलिकेट ऑर्गन है, तो इट इज कवर्ड विद द फोरस्किन फॉर द प्रोटेक्शन अगेन। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द यूरेथ्रा। जब इजैकुलेटरी डक्ट से आया तो वो कहाँ पे आ गया? सिक्रीशन सारा यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज यूरिन एंड सीमेन का। यूरिन कहाँ से आ रहा है? ब्लैडर से। ये देख रहे हैं आप, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर से जो यूरिन आ रहा है वो भी इसी पैसेज, इसी डक्ट में आ रहा है, इसी पैसेज के थ्रू आ रहा है। और जो टेस्टिस से स्पर्म आ रहा था वो भी इसी पैसेज के थ्रू आ रहा है। वो लास्ट में मीन्स कॉमन डक्ट है, कॉमन ट्यूब है यूरेथ्रा फॉर both urine and the sperm secretion or the semen or the seminal plasma in the case of males or boys. Okay, next comes the accessory glands. Glands का काम क्या है? secretion देना। आप लोगों को पता होगा कि मेल की बॉडी के अंदर millions of sperms बनते हैं, तो 3 इडियट्स में भी सुना होगा आपने कि millions of sperm होते हैं, उसकी उस sperm की जो रेस में जीतता है फिर वो आगे फिर आप बन गए, राइट? तभी आप प्रोड्यूस हुए हो। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। तो वो जो स्पर्म्स थे उनकी जो रेस लगी वो कैसे लगी? वो चले भी तो होंगे, दौड़े भी तो होंगे, तभी तो रेस जीता है वो, राइट? तो वो कैसे हुआ? वो इन्हीं ग्लैंड्स के सिक्रीशन की हेल्प से हुआ। कैसे? लेट्स सी। 3 ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट वन इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है? ये जो ग्लैंड्स हैं पेयर में है, 3 ग्लैंड्स हैं और तीनों पेयर में है, मींस 2-2 हैं नंबर। ठीक है, सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है? विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है। विस्कस यानी कि कुछ गाढ़ा सा लिक्विड, जैसे कि हनी होता है, थोड़ा गाढ़ा होगा, पतला नहीं होगा। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, उसकी मूवमेंट इंक्रीज करवा रहा है। सेकेंड वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा है? मिल्की सिक्रीशन दे रहा है, मिल्की या व्हाइट कलर का कुछ सिक्रीशन सा दे रहा है, जो कि फर्दर क्या कर रहा है? स्पर्म की मोबिलिटी को एनहांस कर रहा है। थर्ड वन इज, जो डायग्राम में नहीं है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। Third one is the bulbourethral और कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या कर रहा है? ये म्यूकस का सिक्रीशन करवा रहा है, म्यूकस सिक्रीशन करवा रहा है जो कि लुब्रिकेशन देगा पेनिस को भी ड्यूरिंग द कॉपुलेशन प्रोसेस एंड इन द फीमेल ट्रैक भी। फीमेल ट्रैक में भी लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेट का काम करेगा, सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करवाएगा पैसेज को, स्पर्म के पैसेज को। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट comes the semen और the seminal plasma। अब ये जो सारी secretions हुई इन तीनों glands के थ्रू, वो secretions sperm से मिलके क्या बना रही है? semen और the seminal plasma। ये secretions या ये glands और क्या चीज secrete करती हैं? कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आप एक्स्ट्रा, वैसे तो इन्फॉर्मेशन बट आप याद रख सकते हो, इंटरेस्टिंग है, कि जो ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फॉरेंसिक में जांच की जाती है किसी रेप विक्टिम या किसी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम को,
तो उसके रिप्रोडक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर फ्रक्टोज की प्रेजेंस होती है तो वो कंफर्म होता है कि वहाँ पे रेप केस था ये, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फीमेल ट्रैक में ये प्रेजेंट होने का कोई चांस नहीं है। ये अगर फीमेल ट्रैक में अगर पाया जा रहा है तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू ही आया होगा। दैट इज ओनली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ लिया सबसे पहले क्या था, टेस्टिस, जो कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहा है। स्पर्म इज द मेल गैमेट। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, 2 या 3 डिग्री बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो बॉडी से थोड़ा बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ स्पर्म बन जाते हैं, वो स्पर्म टेस्टिस के थ्रू, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस में चले जाएंगे, जहाँ वो थोड़ी देर उसको स्टोर करेगा और आगे ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। जहाँ एपिडिडाइमिस खत्म होता है वहाँ पे वास डिफरेंस स्टार्ट हो जाती है। वास डिफरेंस भी क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ तक जाती है? अप टू द इजैकुलेटरी डक्ट, वहाँ तक स्पर्म को लेके जाती है। उसके बाद 3 ग्लैंड्स आती हैं, जो क्या काम कर रही थी, जो सिक्रीशंस दे रही हैं डिफरेंट, जैसे कि सेमिनल वेसिकल विस्कस बना रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की सिक्रीशन दे रहा है और बर्बल यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस प्रोवाइड करवा रहा है। ये सारी सिक्रीशंस मिलके सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन बन रहा था स्पर्म के साथ, और इसको कुछ एंजाइम्स कैल्शियम और फ्रक्टोज भी दे रहा था। ये बेसिकली देता क्यों है कैल्शियम और फ्रक्टोज स्पर्म को? बिकॉज स्पर्म को एनर्जी चाहिए, तभी तो वो इतना पैसेज पूरा करके जाएगा वहां तक, राइट। अगर एनर्जी नहीं मिल पाएगी कुछ को, तो कुछ तो ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ तो रेस में पहले ही हार गए जिसको एनर्जी नहीं मिली, जिसने अच्छे से कुछ खाया नहीं, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे सिक्रीशंस के बाद ये कहाँ पहुंचता है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ब्लैडर के थ्रू यहाँ से यूरिन भी आ रहा होता है, और यूरेथ्रा से फिर बाहर चला जाता है सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और पेनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मस्कुलर है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है इसके अंदर, और इसका एनलार्ज एंड होता है ग्लास पेनिस, जो कि कवर्ड होता है विद द फोर स्किन। सो दिस इज ऑल अबाउट द male reproductive system. If you want, you can take the screenshot also. Okay. So I hope आपको male reproductive system clear हो गया होगा. Now let's move on to the female reproductive system, which is the important one. Okay, so next comes the female reproductive system, which is one of the most important topic of this chapter. एंड ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये आप लोगों के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना प्लीज़। सो लेट्स सी क्या क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के। फर्स्ट वन इज द पेयर ऑफ ओवरीज। 2 पेयर है ओवरीज, सॉरी 1 पेयर है ओवरीज का। ओवरीज क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गोनैड है, जो क्या करेगा? प्रोड्यूस एग्स। फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका, मेन फंक्शन। सेकंड, फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करेगा, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वो क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, उसको लाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जब यहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ जाता है एग रिलीज होने के बाद? एक फनल शेप के स्ट्रक्चर में। ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है, ये भी पेयर में है। नेक्स्ट कम्स दी, फिर यहाँ से एग जाता है ओविडक्ट के अंदर, या ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब, ये भी पेयर में होगी। ये 3 चीजें थी जो पेयर में होगी। ओवरीज 2 हैं, फिर 2 फनल शेप के स्ट्रक्चर हैं, फिर 2 ओविडक्ट है। ओविडक्ट क्या है? ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर है। ओविडक्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से ओवा आता है, और यहाँ पे अराउंड मिड ऑफ द ओविडक्ट में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दैट what is the function of the oviduct और actual site of fertilization female reproductive tract में कहाँ होता है? that is the oviduct। ठीक है, important question बनता है यहाँ से। alright, so next part comes the uterus। uterus क्या है? uterus को और क्या बोलते हैं? womb, जो गर्भ होता है, ठीक है, जहाँ पे जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो डेवलप करेगा, 9 मंथ तक वहां पे रहता है। 9 मंथ का एक और बात, 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है इन केस ऑफ फीमेल्स या ह्यूमन फीमेल, वो क्या होता है? 9 मंथ्स का। और उस पीरियड को क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज दी
gestation period. कौन सा period? Pregnancy period. From the time of conception till the birth of the child. That period is called as the gestation period, or the in case of human female it is of 9 months or about 38 weeks. ठीक है, तो हम यहाँ पे थे यूट्रस पे. यूट्रस में क्या हुआ? यूट्रस ने कैरी किया, ये डेवलप करवाया एम्ब्रियो को अपने अंदर और कैरी किया फीटस को. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक स्ट्रक्चर है सर्विक्स, और नेक्स्ट इज दी लास्ट पार्ट इज दी विजाइना और दी बर्थ कैनाल. विजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या चाइल्ड का जो बर्थ होता है उस टाइम पे चाइल्ड यहाँ से निकल के विजाइना के थ्रू ही बाहर होता है. जो चाइल्ड डिलीवरी है वो विजाइना के थ्रू ही होगी, तो विजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है. विजाइना का वैसे काम क्या है? विजाइना रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन के ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान विजाइना इज द ऑर्गन व्हिच रिसीव्स द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. ठीक है, ताकि मेल जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल ट्रैक में ट्रांसफर हो सके. ऑल्सो द नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल, क्योंकि हम पढ़ चुके. अच्छा, सारे पार्ट्स देख लिए आप लोगों ने. अब प्रोसेस समझ लो कि प्रोसेस होता क्या और कैसे है. ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज है, यानी 2 ओवरीज हैं, उससे क्या होगा? एग रिलीज होगा. ऐसा नहीं दोनों से होगा, किसी एक से होगा. ठीक है, और कब होगा या जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी. ठीक है, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं. और ये कब होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड 14th डे पे होता है. 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, कहाँ गया? इन ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर है उसने उसको कैच किया, वहां पे वो चला गया. उसके बाद एग कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में गया. ओविडक्ट में जब जाएगा ये बहुत स्लो मूव करता है, बिकॉज हम जानते हैं कि एग मोटाइल नहीं है. एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादा मोटाइल नहीं है एज कम्पेयर टू स्पर्म्स. स्पर्म की मोटिलिटी हमने देखा था बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको ऐसे सिक्रीशंस मिली है. उसकी ज्यादा होनी भी चाहिए. अगर ज्यादा नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी टाइम पे. अच्छा, अब इस दौरान जब ये हुआ, इस दौरान क्या हुआ? पेनिस के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पेनिस आया और इजैकुलेशन हुआ जब, तो स्पर्म की एंट्री हो गई. जब यहाँ स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म्स की एंट्री हुई मोर देन वन, तो जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करके, स्विम करके कहाँ चला जाएगा? इस ओवा तक पहुंचेगा ऑब्वियसली. ठीक है, जब इस ओवा तक पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा? उसका फर्टिलाइजेशन हो गया. सपोज यहाँ मिल गए दोनों जने और उनका क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन क्या है? दोनों के गैमेट्स फ्यूज हो गए. दोनों के गैमेट्स का एक्चुअल में न्यूक्लियस फ्यूज हो गया. उसके बाद क्या बन गया? फ्यूज होने के बाद क्या बनता है? बताओ जल्दी बताओ. यस, जाइगोट. तो जब ये जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, ये जाइगोट अब क्या होगा? जाइगोट का हमने पढ़ा था, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. याद है ना? स्टार्टिंग में बताया था आपको. अब वो जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो कहाँ जाता है? डायग्राम उधर भी देख सकते हो आप. वो एम्ब्रियो धीरे धीरे, जो जाइगोट था वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया और वापस से यूट्रस की तरफ आने लगेगा. अब ये चला गया और क्या हुआ? यहाँ से यूट्रस की तरफ एम्ब्रियो आने लग गया. एम्ब्रियो किधर आ रहा है? यूट्रस की तरफ. यूट्रस में लाइनिंग थी किसकी? ब्लड की. मसल्स, मस्कुलर ऑर्गन है या मसल्स है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होंगी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो देखते हैं अभी. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना, बहुत सारे रेपिटेटिव डिविजन्स हुए. वो एम्ब्रियो क्या हुआ? इसके अंदर, बॉल के अंदर यूट्रस की इम्प्लांट हो गया, उसके अंदर धस गया, उस बॉल के अंदर घुस गया. अब फिर धीरे 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 इम्प्लांट हो गया. अब इम्प्लांट हुआ, फिर उसने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया मदर की बॉडी से, और फिर डेवलप होता होता पूरा एक फीटस बन गया. पूरे यूट्रस को उसने कवर कर लिया, साइज डेवलप कर लिया पूरा अपना. ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया फीटस डेवलपमेंट का, कि इन केस फर्टिलाइजेशन होती है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर ये केस आता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, या तो सेम टाइम पे स्पर्म नहीं पहुंच पाया, एक केस हो सकता है, या फिर ओवा उस टाइम पे वहां नहीं था, वो क्रॉस कर चुका, ये लेट हो गया, ये जल्दी आ गया, मतलब पूरा टाइम पे जब पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया, तो उसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. या जनरल केस क्या होता है? जब स्पर्म नहीं मिलता है ओवम को, तो तब क्या हुआ? जब स्पर्म नहीं मिला ओवम को, तो ये ओवम तो बनेगा ही बनेगा. एवरी मंथ ओवम बन रहा है एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल.
ठीक है। अब जब ये बन रहा है, ओवम बना, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना। लेकिन ओवम फिर यहाँ आ गया, वेट करता करता करता, जब ओवम यहाँ आ गया, उसने देखा स्पर्म आ ही नहीं रहा भाई, ठीक है। तो वो बेचारा क्या हुआ, वो बेचारा बहुत ज्यादा सैड हो गया, और ये जो उसको कंपनी करने वाला था एम्ब्रियो को, तो अब इसने उस बेचारे सैड ओवम को कंपनी किया, और इस ओवम के साथ ये जो पूरा ब्लड का लाइनिंग था वो ओवम के साथ शेड ऑफ हो गया। ये जो ब्लड का पूरा लाइनिंग था ये ओवम के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर निकल गया, सारा टूट गया, ब्रेक हो गया, और कहाँ गया, बाहर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेंजुरेशन, मेंजुरेशन और पीरियड्स। ठीक है। कब हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, जो ओवम आया था वो ब्लड ऑफ, जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थी ब्लड की, उसको लेके उसके साथ बाहर चला गया थ्रू दी विजाइना। ठीक है। नाउ दिस साइकिल जनरली एट द फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये स्टार्ट हो जाती है साइकिल। क्या, ये पूरा प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको। ये साइकिल रिपीट करता है खुद को हर 28 टू 35 डेज के बाद। और कब स्टार्ट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन ऑल फीमेल्स, इन ह्यूमंस। ठीक है। अब हम एक चीज और है यहाँ पे, जब ये स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो इसको बोला जाता है मेनार्क। दिस इज कॉल्ड एज द मेनार्क, the start of the menstrual cycle or menstruation in females, human females is called as the menarche, start हुआ जब। ठीक है। कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके। अच्छा, अब इसके 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा था, नहीं मिला स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भाई सारी लाइनिंग जो इसने तैयार की थी एम्ब्रियो के लिए, उसको लेके वो कहता तुम सारे मेरे साथ चलो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। वो वेजाइना के थ्रू बाहर चला गया, बाहर चला गया ब्लड की फॉर्म में, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में, और वो प्रोसेस चलता है अराउंड 2 to 8 डेज, वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, 2 to 8 डेज ये प्रोसेस चलता है। इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ये जो साइकिल रिपीट होता है एवरी 28 to 35 डेज में, दिस इज कॉल्ड एज दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वेरिएशन, ये फिक्स नहीं होता, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी लेवल्स ऑफ द हार्मोन, स्ट्रेस लेवल, डाइट कैसी है फीमेल की, उसको स्ट्रेस कितना है, या उसके एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, सब पे डिपेंड करता है ये जो साइकिल रहता है। कुछ एक में नहीं भी हो पाता, जिसको पीसीओडी या फिर ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आज के टाइम में, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ होगी हमारी, हम एक ही जगह बैठे बैठे ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत कम है, उस वजह से ये रीजंस हैं कि इस तरह के डिजीजेस इन केस ऑफ फीमेल बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। ओके ओके, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद अगर चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो स्पर्म यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो रहा था तब क्या प्रोसेस था, यहाँ से कॉपुलेशन हुआ, पेनिस ने क्या किया, स्पर्म को रिलीज किया, स्पर्म स्विम करता करता यहाँ से ओवा आ रहा था, दोनों यहाँ मिल गए, मिलने के बाद जाइगोट बना लिया, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, फिर वो डिवाइड होता रहा, डिवाइड होते होते उसने क्या बना लिया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो धीरे धीरे साथ साथ यहाँ आ गया यूट्रस के पास। यूट्रस ने पहले ही खुद को तैयार कर रखा था, वो हर महीने तैयार करता है खुद को कि शायद अब आएगा वो, लेकिन आ नहीं रहा था। लेकिन फिर जब वो आया फाइनली, यूट्रस ने तैयार किया हुआ था खुद को, बहुत सारी ब्लड की थिक लाइनिंग बना के हॉर्मोन्स की हेल्प से। तो फिर जब वो आया एम्ब्रियो, वहाँ पे एम्ब्रियो इसकी बॉल में इम्प्लांट हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मदर से क्या लेता रहा, न्यूट्रिशन लेता रहा, वो डेवलप हो गया, फीटस बना लिया। फीटस बनाने के बाद जब फीटस पूरा डेवलप हो गया आफ्टर 9 मंथ्स, जो कि फीमेल ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड था, उसके बाद उसका चाइल्ड का बर्थ हो गया। चाइल्ड का जब बर्थ हुआ वेजाइना के थ्रू हुआ, उसको बोल दिया बर्थ कैनाल, इसलिए वेजाइना को क्या बोल दिया, बर्थ कैनाल। जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा था, तो ये जो पूरा यूट्रस था इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हुई, इसीलिए यूट्रस जो था एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसीलिए यूट्रस को नेचर ने मस्कुलर ऑर्गन बनाया। इसमें बहुत सारी मसल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस करती हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा बिल्कुल भी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने डायग्राम देख लिया, सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देख लिए, उसके फंक्शंस देख लिए,
प्लस मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांट हो जाएगा, फीटस बन जाएगा, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, फीटस और एम्ब्रियो में आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप लोगों का एक होमवर्क है कि एम्ब्रियो और फीटस का डिफरेंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ रहता है, प्यूबर्टी से लेके। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स ऐसा नहीं होता, प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है लेकिन अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 और 55 ईयर्स वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है वो प्रोसेस। उस टाइम को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है या ओवा का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो मेनोपॉज हो गया, मेनार्क हो गया स्टार्ट, प्यूबर्टी पे होगा मेनोपॉज, फीमेल में 45 to 55 ईयर्स की एज में हो जाएगा। आई होप दिस टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर टू यू ऑल। एक बात बताओ कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जैसे जैसे फीटस डेवलप हुआ उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो वो कंप्लीट पूरा एक फीटस बन चुका है वो कैसे बना, उसको फिर आगे न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, वो कैसे बाकी सारी चीजें प्रोसेस कर पा रहा है, जिंदा कैसे है वो अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर बनता है प्लासेंटा, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर किसके बीच में बनता है, सबसे पहले तो यूट्रस की वॉल, जो यूट्रस की वॉल है प्लस जो एम्ब्रियो की वॉल है, इन दोनों के बीच में ही प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जो एम्ब्रियो है अब वो इस प्लासेंटा से कैसे कनेक्टेड होता है, थ्रू द अम्बिलिकल कोड, जो कि एट द टाइम ऑफ आफ्टर द पार्चुरेशन और द चाइल्ड बर्थ बाद में फिर कट कर दी जाती है। उसका जो रिमेन रह जाता है आपको आपकी बॉडी में नेवल की फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, वहां से आपकी अम्बिलिकल कोड कनेक्टेड थी। ओके, सो प्लासेंटा क्या कर रहा है, मदर को कनेक्ट करवा रहा है फीटस से। तो फीटस की बॉडी में मदर की बॉडी से जो भी इनका आपस में एक्सचेंज हो पा रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, खाने पीने वाला हो, या फिर कोई एक्सक्रीशन का हो जो उसने एक्सक्रीट आउट किया, चाहे वो गैस है या फिर यूरिन है, वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लासेंटा के थ्रू। जो उसको न्यूट्रिशन जा रहा है वो भी प्लासेंटा के थ्रू जा रहा है। तो जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो उसमें प्लासेंटा के थ्रू हो रहा है। प्लासेंटा किससे कनेक्टेड है, एम्ब्रियो से, विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कोड। ओके, so next comes the reproductive health. Reproductive health, नो फीमेल की बॉडी डिजाइन की गई है टू कैरी दी फीटस, उसकी बॉडी में ऐसे डिजाइन की है नेचर ने। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, क्योंकि अगर उसकी खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो चाइल्ड की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़े। तो उसकी अगर खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो चाइल्ड की हेल्थ पे भी डेफिनेटली अफेक्ट होगा। सो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। एक अच्छी डाइट लेना और फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज उसको आगे जाके फिर चाइल्ड कैरी करना होता है वूमेन। सो सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज दी birth control methods which help the which also help to avoid the unwanted pregnancy. बैरियर मेथड तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, राइट। बैरियर मेथड में फिजिकल डिवाइस आता है जैसे कि कॉन्डम्स। आपके ये पहनने से बर्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं, इसे करोड़ों लोग पहनते हैं। जो कि मेल वियर करते हैं ऑन द पेनिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, एंड डायफ्राम जो कि फीमेल वियर कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन ऑन द विजाइना और द सर्विक्स। ठीक है, उसको कवर करने के लिए। और ये बेसिकली हो क्या रहा है इन मेथड्स में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करवाना है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो चाइल्ड का बर्थ ऑब्वियसली नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं होगा आगे वाला। सॉरी, तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से पहला हमने देख लिया बैरियर मेथड, कि बैरियर बन गया उनके बीच में, वो मीट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड, कुछ केमिकल्स का यूज कर लिया हमने। केमिकल्स क्या करते हैं, हार्मोनल लेवल को चेंज कर देंगे। जनरली किसके केस में, फीमेल्स के केस में। फीमेल्स ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं जो फीमेल्स लेती हैं, और उससे क्या होता है, हार्मोनल लेवल चेंज होता है उनकी बॉडी का, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन उस टाइम पे नहीं हो पाएगी, अवॉइड हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन अवॉइड हो जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट इज द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा मीन्स अंदर, विद इन, यूट्राइन इज द यूट्रस।
तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, इसका बेस्ट या मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कॉपर टी। कॉपर टी एक ऐसा डिवाइस है, आईयूसीडी डिवाइस है, जो कि एक ट्रेन डॉक्टर इनसाइड द फीमेल यूट्रस उसको इम्प्लांट कर देता है और इसकी लाइफ रहती है, इसकी कुछ ईयर्स तक लाइफ रहती है। उसके बाद आप इसको रिमूव भी करवा सकते हैं इन केस यू वांट इन फ्यूचर। साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली इसके हो सकते हैं, केमिकल मेथड के भी और आईयूसीडी के भी। नेक्स्ट इज दी सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या किया, सर्जरी करवा के उस ट्यूब को, वासेक्टोमी होता है, वास डिफरेंस की, कट करवा के उसको टाइप करवा लिया। इन केस ऑफ मेल्स वास डिफरेंस तो मेल्स में ही है तो वासेक्टोमी हो जाएगा इन केस ऑफ मेल्स। फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया और फिर टाइप करवा लिया। ना रहेगा बात, समझेगी बात सुनिए, जब वो है ही नहीं तो उसका ट्रांसफर तो होगा ही, राइट? ओके, so these are the 4 types of birth control methods which people generally use to avoid the unwanted pregnancy or to control the population. Stop female feticide. Feticide क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या को स्टॉप करना चाहिए इसको, और ये इलीगल होता है। ये जो फीमेल फेटिसाइड है, ये जो अबॉर्शन का प्रोसेस है या एमटीपी का प्रोसेस है, टर्मिनेशन का प्रोसेस, ये आफ्टर दी 8 वीक्स ये इलीगल होता है। 8 वीक से पहले आप करवा सकते हैं अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया इन एनी केस, अबॉर्ट करवा सकते हैं, बट आफ्टर 8 वीक्स इट्स इलीगल। So last topic of the chapter is the sexually transmitted disease or the STDs. अच्छा एक बात और, ये STDs 3 टाइप के जनरली में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, एड्स, सेकंड सिफिलिस, थर्ड वन इज दी गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया क्योरेबल डिजीज है, क्योर किए जा सकते हैं, लेकिन एड्स एक ऐसा डिजीज है जो कि क्योर नहीं कर सकते। किसकी वजह से होता है, HIV एक वायरस है उसकी वजह से होता है, एंड इट इज अ फैटल डिजीज, इससे इवन डेथ भी हो जाती है। एसटीडीज का मतलब हो गया ऐसे डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म्स, ये आप लोगों को एक और होमवर्क है, HIV और एड्स की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। सो लेकिन इसमें एक और भी होता है एड्स के अंदर, कि जो एड्स है जरूरी नहीं है वो एसटीडी के थ्रू ही हो, वो मदर टू इन्फेक्टेड मदर से हेल्दी फीटस में भी हो सकता है, या जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे जब उनका ब्लड मिक्सिंग होता है तो उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड की मिक्सिंग से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अगर आप लोग भूल गए होंगे इतना देर से स्टार्टिंग वाला, फटाफट से रिकैप करते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ करना, आप लोग भी याद आ जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट वन, सबसे पहले हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर कुछ कीवर्ड्स देखे। कीवर्ड्स के अंदर हमने देख लिया गैमेट्स क्या होते हैं, गोनाड्स क्या होते हैं, फिर कुछ कीवर्ड्स देखे। कीवर्ड्स के बाद हमने क्या देखा, हाँ, उसके बाद हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी कब अटेन होती है बॉयज और गर्ल्स में, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस क्यों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड एसटीडीज के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। और अगर इन केस नहीं लगा या आप लोगों को कुछ कमी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बच्चों, जो आप लोगों को होमवर्क दिया है वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर करने हैं, ठीक है। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।